नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है, जहां पर हिमाचल के बिलासपुर में कांग्रेस नेता पर हमला हुआ है। कांग्रेस के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर फायरिंग हुई है। घर पर होली खेलने के दौरान ये फायरिंग की गई। अज्ञात लोगों ने 10 से 12 राउंड फायर किया और इस घटना में पूर्व विधायक बंबर ठाकुर और पीएसओ उनके घायल हुए। आप देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज भी मौके का आ गया है। हिमाचल प्रदेश से ये तस्वीर सामने आई है। बेहद ही सनसनीखेज वारदात हुई है और बिलासपुर में कांग्रेस नेता पर हमला हुआ है। पूर्व विधायक है बंबर ठाकुर। होली का कार्यक्रम घर पर चल रहा था, लेकिन इसी दौरान कुछ लोग वहां पर पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी गई। अज्ञात लोगों ने 10 से 12 राउंड फायर किया। वहां से वो फिर भागने लगे और आप देखिए किस तरीके से जो ये काले रंग के कपड़े में एक व्यक्ति दिख रहा है और एक ऑरेंज रंग में दिख रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एबीपी न्यूज पर सबसे पहले, और एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर की तस्वीर है, जहां पर पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर फायरिंग हुई। होली का कार्यक्रम चल रहा था। 10 से 12 राउंड फायरिंग हुई। हालांकि वो दोनों लोग घायल हुए हैं। अभी स्थिति उनकी कैसी है और मौके पर हालात क्या हैं, ये हम जानेंगे। हमारे सहयोगी पराक्रम जुड़े। पराक्रम, ये जो पूरी घटना हुई है, फिलहाल पूर्व विधायक और उनके पीएसओ की स्थिति कैसी है और पुलिस क्या कर रही इस मामले में? बिल्कुल, होली का दिन था और होली के दिन जो बंबर ठाकुर है, पूर्व में विधायक रहे हैं और कांग्रेस के बड़े नेता है, उनकी पत्नी के सरकारी आवास में होली चल रही थी और इसी दौरान जो है ये गोलीबारी हो गई और 4 आरोपी जो है सीसीटीवी कैमरा में कैद हुए हैं गोलीबारी करते हुए। अभी थोड़ी देर पहले हमारी एसपी बिलासपुर सुदीप धवल से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि बंबर ठाकुर को टांग में गोली लगी है, जबकि उनके पीएसओ को पीठ, पांव और थाई में गोली लगी है। अब ये गोली है, ये अभी छर्रे हैं, ये जो है जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन फिलहाल आरोपी जो है फरार है और नाकाबंदी जो है बिलासपुर पुलिस द्वारा की गई है और जो आरोपी है उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल। पराक्रम, जो बंबर ठाकुर हैं या उनके जो परिजन हैं, क्या वो किसी पर आशंका अपनी व्यक्त कर रहे हैं? किसी का नाम उनकी तरफ से लिया जा रहा है कि ये कौन घटना कर सकता है? देखिए, बंबर ठाकुर का जो नाता है इस तरह के विवादों का, वो नया नहीं है, पुराना नाता है। इसी साल यानी कि 23 फरवरी 2024 को रेल कंपनी के कार्यालय के बाहर भी ऐसा हमला हुआ था। तब भी 11 आरोपियों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी और बंबर ठाकुर का उस वक्त भी दांत तोड़ा गया था। और उसके बाद बिलासपुर कोर्ट में 20 जून 2024 को जिन्होंने गोलियां चलाई थी उन आरोपियों पर जो है कोर्ट के बाहर फायरिंग की गई थी। तो उस मामले में भी बंबर के बेटे समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। तो ये आपसी रंजिश कहीं न कहीं नजर आ रही है, क्योंकि बिल्कुल नजर बनाए रखिएगा पराक्रम। आपसे जानकारी और अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर उन्नाव से भी है, जहां पर उन्नाव में होली के परंपरागत जुलूस के दौरान पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप लगा है। तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। जानकारी के मुताबिक जुलूस के दौरान कहासुनी हुई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जुलूस खत्म होने वाला था, लेकिन कोतवाली प्रभारी ने लाठीचार्ज करने का आदेश दे दिया, जिसके बाद पुलिस ने लोगों को उनके घर से निकाल कर पीटा। आरोप बेहद गंभीर है। इस पूरे बवाल में कई ग्रामीणों को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उन्नाव की, और ग्रामीण इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कर रहे हैं सुनवाते हैं आपको। निखर रही थी, जुगियाने से निखर आई, पुलिस ने लाठी चला दी। घर बैठे हम लोग देखने आ रहे हैं और हम लोगों को आई चीज मारने लगी पुलिस। यहाँ पे होली का त्योहार चल रहा था, अच्छे खासे धूमधाम से सब लोग निकल रहे थे। समाप्त होने वाला था, वहाँ पे यहाँ के दरोगा ने बोल दिया था कि लाठीचार्ज करने के लिए 1-2 लोग पीछे बाकी रह गए थे, सबके ऊपर लाठीचार्ज किया। उसके बाद हम अपने घर के सामने, जितना मेरा परिवार था बड़ा, हम लोग सब अपने घर के सामने बैठे हुए थे। सारे जितने भी पुलिस वाले थे, हम लोगों के ऊपर इतनी लाठीचार्ज किया। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से भी आ रही है, जहां पर भीषण आग लगी है। तेल गोदाम में आग लगी। सुबह 8 से 9 बजे के बीच की यह घटना है और 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आप अंदाजा लगाइए, 6 घंटे लग गए। आग कितनी विकराल रूप ले चुकी थी। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने 6 घंटे तक लगातार रेस्क्यू चलाया। उसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग इतनी विकराल थी कि बुझाना आसान नहीं था। इस आग में करोड़ों रुपए का तेल जल गया। टीकमगढ़ कलेक्टर ने
शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई। हालांकि जांच इसकी होगी। और आप देखिए आग की ये तस्वीरें, किस तरीके से आग ये बढ़ी और देखते ही देखते इतनी भीषण हो गई। तेल का गोदाम था, आप देखिए जो कनिस्टर हैं किस तरीके से रखे हैं और तेल का गोदाम था, इस वजह से आग भड़कती चली गई। और हालात ये बने कि दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद 6 घंटे से ज्यादा का वक्त इस आग पर काबू पाने में लग गया। फिलहाल जो प्राथमिक जानकारी मिल रही है वही मिल रही कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। तो 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर उस तेल गोदाम की जहां पर आग लगी, देखते ही देखते आग बहुत विकराल रूप ले चुकी थी। मौके पर दमकल की कई गाड़ियों को भेजा गया, लेकिन 6 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। और वहीं अगर हम नुकसान की बात करें तो भारी नुकसान हुआ है और करोड़ों रुपए का जो तेल था वो इस आग में जल गया। और हालांकि राहत की बात यह रही कि आसपास जो इमारतें थीं उनको चपेट में आने से बचाने में काफी हद तक कामयाबी मिली है। लेकिन क्या कुछ हुआ था सुनवाते हैं आपको। और जो ये एक साहू की ऑयल मिल है, इसमें खाद्य ऑयल यहाँ पर प्रोसेस होता है, उसमें ये आग लगी हुई थी। आग के लगने का कारण तो अभी ज्ञात नहीं हुआ है, लेकिन संभावना है कि शॉर्ट सर्किट से लगी हो। संतोष की बात यह है कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है। और चूँकि ये व्यक्ति जो जहाँ पर चला रहा था, इसके आसपास थोड़ा रिहायशी इलाका है, तो ईश्वर की कृपा से कोई जनहानि नहीं हुई है। तो सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि रिहायशी इलाका है, ऐसे में आग को फैलने से रोक लेना बड़ी एक कामयाबी है, क्योंकि 6 घंटे तक आग जलती रही। ऐसे में जो आसपास के घर थे उन तक आग फैलने से बचाया गया, तो ये एक बड़ी कामयाबी रही। लेकिन होली पर बड़ा हादसा टीकमगढ़ में हुआ, जहां पर तेल गोदाम में भीषण आग लगी। और आग भयंकर इसलिए होती चली गई क्योंकि तेल का गोदाम था, तेल ज्वलनशील होता है, और यही वजह थी कि 6 घंटे से ज़्यादा का वक्त लग गया। हालांकि अब आग पर काबू पाया गया है। और जो सबसे बड़ी राहत रही, जो सबसे अच्छी बात रही कि आसपास का जो रिहायशी इलाका था वो इस आग की चपेट में आने से बच गया। और वहीं अब बात संभल की करें तो आज सब कुछ वहां पर संभल गया, सब कुछ शांति के बीच हो गया। दोपहर 2 बजे तक लोगों ने होली खेली, जुलूस निकाला और फिर उसके बाद 2:30 बजे से नमाजियों ने जुमे की नमाज पढ़ी। हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से होली और नमाज की जो अदायगी थी वो हुई। आप देखिए संभल में 2 बजे तक होली खेली गई और उसके बाद 2:30 बजे के बाद नमाज शुरू हुई। पुलिस ने सुरक्षा इंतजाम किए थे, कहीं कोई हुड़दंग नहीं हुआ। अच्छी बात ही रही कि जब नमाजी शाही मस्जिद की ओर बढ़ रहे थे तब होली खेलने वालों ने उन्हें रास्ता दिया और पुलिस वालों ने भी शांति से सब कुछ हैंडल कर लिया। तो आज का दिन जो आशंकाओं से भरा था, तमाम सियासत हो रही थी, उस पर ये पूरी स्थिति रही कि सब कुछ शांति से संभल गया। और जो एसडीएम है उनकी बात सुनते हैं कि किस तरीके से पूरा आज का दिन रहा और कैसे हालात संभले। हमारे साथ संभल की एसडीएम वंदना जी हैं। वंदना जी, जिस तरीके से प्रशासन ने तैयारी की, होली का पर्व शांतिपूर्ण ढंग से निपटा, अब जुमे की नमाज भी शांतिपूर्ण ढंग से अदा हुई है और जो नमाजी हैं वो शांतिपूर्ण ढंग से अपने घरों को जा रहे हैं। क्या कहेंगी, किस तरीके से मुस्तैदी रही, क्या पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था प्रशासन की तरफ से? प्रशासन की तरफ से, क्योंकि संभल में जो मिक्स पॉपुलेशन की स्थिति है इसके कारण संवेदनशीलता है और होली का त्यौहार और रमज़ान माह में जुमे का दिन एक ही दिन था, तो इसलिए हम लोगों ने काफ़ी एहतियात बरता, प्रिकॉशनरी एक्शन लिए गए। पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स को डिप्लॉयड किया गया था यहाँ पर हमारी तरफ से। पूरे जिला स्तर से पूरे ज़िले को जोन, सेक्टर और सब सेक्टर में बांटा गया था। मजिस्ट्रेट डिप्लॉय किए गए थे, लेखपालों की ड्यूटीज़ लगाई गई थी धार्मिक स्थलों पर। तो इस तरह से पूरी तरह से एक मैक्रो और माइक्रो लेवल की प्लानिंग की गई थी और इस तरह से इस त्यौहार को और आज के जुमे के नमाज को भी हम लोगों ने सकुशल संपन्न कराया है। तो पिछले कुछ महीनों में संभल में जिस तरीके का माहौल था उसे देखकर आशंका जताई जा रही थी कि होली और जुमा पर कोई टकराव न हो जाए, लेकिन संभल प्रशासन की रणनीति से सब कुछ ठीक रहा। जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया, संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई, एएसपी श्रीचंद और डीएसपी अनुज कुमार चौधरी ने मिलकर कैसे माहौल को संभाले रखा, उन्हीं से सुनिए। शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो 4 महानायक संभल के हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। खुद जिलाधिकारी मौजूद हैं, एसपी साहब भी मौजूद हैं और साथ ही एएसपी, और आपने बार बार देखा होगा कि अनुज चौधरी जी लगातार कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए काम करते हुए आपको नजर आए होंगे। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से संभल के अंदर शांतिपूर्ण ढंग से होली का पर्व भी मनाया गया और साथ ही जो जुमे की नमाज है वो भी शांतिपूर्ण ढंग से अदा की गई। हम सबसे पहले बात करेंगे जिलाधिकारी साहब से।
जिस तरीके से दोनों पर्व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं आप लोग एक बड़ी वजह रहे हैं। लंबे समय से तैयारी चल रही थी और ग्राम मोहल्ला स्तर से लेकर जनपद स्तर पर बैठकें भी संपन्न हुई और इसी का सुपरिणाम है कि आज दोनों जो उत्सव थे, महोत्सव थे और रंगोत्सव था और नमाज थी, दोनों कुशलता के साथ संपन्न हुए। बिल्कुल, ये देखा गया संभल के अंदर कि प्रशासन और पुलिस ने एक ऐसा तालमेल बनाया जिसकी वजह से दोनों समुदाय के लोग प्रशासन और पुलिस के पास आए और बैठ करके उनकी हर समस्या का समाधान किया गया। यहाँ पे जब पता चला कि होली और जुम्मे की नमाज है, दोनों एक ही दिन होने वाली है, तो पुलिस के द्वारा पहले से ही अपना होमवर्क है वो प्रॉपर तरीके से किया गया। डीएम साहब के द्वारा और हम लोगों ने जनपद स्तर पे 2 पीस कमेटी आयोजित की। उसके बाद में सीओ लेवल पे, थाना लेवल पे, हर मोहल्ले तक ये मैसेज पहुंचाया गया है कि जिस दिन 14 तारीख है उस दिन किस प्रकार की सावधानियां दोनों समुदायों के लोगों को बरतनी है। पुलिस के द्वारा एहतियातन तौर पर फ्लैग मार्च भी किए गए, हर मोहल्ले पे जा के लोगों को बताया गया। लेकिन उसके बावजूद पुलिस द्वारा 7 कंपनी पीएसी, एक कंपनी आरएएफ की, आरआरएफ की और लखनऊ से भी टेथर ड्रोन वगैरह मंगा के अपनी सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, इसके लिए पुलिस द्वारा पूर्ण इंतजाम किए गए। संभल के लोगों के लिए क्या कहेंगे? संभल के लोग बहुत ही अच्छे हैं, प्रिय हैं। कई लोगों में होली का आज एक्स्ट्रा खुशी थी। उन्होंने नई तरीके से एक खुशी के माहौल में होली खेली। उसके अलावा जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं वो भी बहुत खुश हैं, उन्होंने भी अपनी नमाज है वो भी अपनी अपनी मस्जिदों में जाके अदा की हैं। मैं तो बस हमारे सभी जनपद के लोगों को यही कहना चाहूँगा कि इसी तरह सहयोग बनाए रखिए, क्योंकि इस तरह की जब स्थितियां रहती हैं, सामान्य स्थितियां रहती हैं, तो वो जो संभल है, संभलता भी है, वो पनपता भी है और आर्थिक दृष्टि से और अन्य दृष्टि से भी समृद्ध होता है। और इस बीच एक बड़ी राजनीतिक खबर आ रही है। महाराष्ट्र बीजेपी पर संजय राउत ने बड़ा हमला किया है। संजय राउत ने आरोप लगाया है कि बीजेपी का शासन औरंगजेब से भी बदतर है, सरकार की वजह से किसान जान दे रहे हैं। संजय राउत ने यह भी कहा है कि औरंगजेब को दफनाए 400 साल हो गए, उसे भूल जाइए। संजय राउत ने सवाल उठाया कि क्या औरंगजेब की वजह से महाराष्ट्र के किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो एक बार फिर से महाराष्ट्र की सियासत में औरंगजेब की एंट्री हो गई है। अबू आजमी जो कि सपा के विधायक हैं, उन्होंने तारीफ की थी, हालांकि माफी मांगी, लेकिन वो जो सियासी बवंडर महाराष्ट्र से चलकर यूपी और बिहार तक पहुंचा, उसमें अब संजय राउत की भी एंट्री हो गई है। और संजय राउत ने आरोप लगाया है कि बीजेपी का जो महाराष्ट्र में शासन है वो औरंगजेब से भी बदतर है और उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की वजह से किसान जान दे रहे हैं। संजय राउत ने यह भी कहा है कि औरंगजेब को दफनाए 400 साल हो गए और सरकार को जवाब देना चाहिए कि महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या क्या औरंगजेब की वजह से कर रहे हैं। सुनते हैं। औरंगजेब ने अगर अन्याय किया है, अत्याचार किया, तो आप लोग क्या कर रहे हो? किसान मर रहे हैं। औरंगजेब के कार्यकाल में जो हुआ है वो हुआ, लेकिन आपके कार्यकाल में, आपका कार्यकाल औरंगजेब से भी बहुत खराब है। किसान, बेरोजगार, महिलाएं आत्महत्या कर रही हैं। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। एबीपी न्यूज पर खबरें जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।